चार दोस्त घूमने निकले साउथ इंडिया। बैकवाटर्स के पास सब इंतजार कर रहे थे कि हाउस बोट आए तो सब निकलेंगे घूमने। लेकिन हाउस बोट के आने से पहले सौरभ का फोन आ गया। सौरभ ने फोन उठाया और बात करने लगा। बात करते करते टहलते हुए सौरभ दोस्तों से जरा दूर आ गया और बीच बीच में पलट के देखता रहा कि कहीं बोट ना आ गई हो। जब टहलते टहलते बात करते करते अचानक लगातार होती हुई एक आवाज पर उसका ध्यान गया। सौरभ ने ध्यान नहीं दिया। सोचा होगा कुछ कहीं, उसे क्या लेना देना। आराम से बातें करता हुआ आगे बढ़ता गया। जब वो आवाज भी करीब आती गई और जैसे ही सौरभ ने पलटकर देखा तो सौरभ को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक आध पत्ते ही थे जो सरसरा रहे थे हवा से। सौरभ भी वापस पलटा और आराम से बातें करता फोन को कान से लगाए हुए आगे बढ़ गया। चलते चलते सौरभ आराम से बातें करते हुए जा ही रहा था जब एक बार फिर से सौरभ ने फिर से बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया और आराम से बातें करता हुआ आगे बढ़ते रहा। जब ऐसा लगा जैसे आवाज बेहद करीब है, सौरभ एकदम से बस चलते चलते रुक के पलटा ही था कि जब सौरभ के पांव से आकर टिन का एक कैन लड़ा और रुक गया। सौरभ ने चारों ओर नजर दौड़ाई लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। सौरभ ने फोन होल्ड करने को कहा और झुक के कैन उठाया और एक बार और चारों ओर देखा और फिर थोड़ा चिढ़के वो कैन अपनी मुट्ठी में दबोचकर उसे पूरी तरह भींचकर तोड़ मरोड़ कर उसे जोर से एक ओर फेंक दिया और वापस पलटकर फोन पे बात करते हुए पलटा ही था जब सौरभ के सर पर पीछे से आकर कुछ जोर से लगा और उसके नुकीले कोने से एक खरोंच भी आ गई थी सौरभ की गर्दन पर। सौरभ गुस्से में पलटा और उसने नीचे झुक के देखा। सामने वही तोड़ा मरोड़ा हुआ कैन पड़ा हुआ था। सौरभ ने जबड़े गुस्से में पीसते हुए झुककर वो कैन उठाया। एक पल में नजर चारों ओर घुमाकर सौरभ ने किसी गिद्ध की तरह देखा लेकिन कोई कहीं नहीं था। दोस्तों बहुत दूर बोट का इंतजार कर रहे थे जहां से यहां तक कैन फेंक पाना उनके लिए नामुमकिन था। इसलिए सौरभ ने गुस्से में हुंकार भरी और चिल्लाया, कौन है बे? ये क्या लड़कियों की तरफ पीछे से वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आके दिखा, चीर के रख दूंगा। सौरभ को अपनी ललकार का जवाब तुरंत मिल गया। उसकी बात के खत्म होते ही न जाने कहां से सौरभ के सामने एक औरत थोड़ी दूरी पर खड़ी दिखाई दी। ये कहां से अचानक आ गई? न आती दिखाई दी न किधर भी जाती हुई। गलत तो नहीं दिख रहा कहीं, यही सोचकर सौरभ ने अपनी आंखें मलकर देखा तो आंखें दोबारा खोलते ही वो जितनी दूरी पर थी उससे कहीं ज्यादा करीब दिखी। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो रहा था? सौरभ ने दोबारा आंखें मली और इस बार आंखें खोलते ही उसकी सांस जैसे रुक सी गई। धड़कन बिल्कुल धीमी सी हो गई और पूरा बदन ठंडा सा होता महसूस हुआ क्योंकि अब वो औरत बिल्कुल 2 इंच की दूरी पर ठीक सामने खड़ी थी और सौरभ को देखकर जोर से उसके चेहरे पर ही चीखी।
सौरभ बिल्कुल निढाल सा होकर वहीं बेहोश होकर गिर गया। सौरभ की आंख खुली जब उसकी आंखों पर पानी के छींटे पड़े। धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा तीनों दोस्त घेर कर खड़े हैं सौरभ को। सौरभ ने अपना हाथ बढ़ाया ही था उठने को कि उसकी नजर कोने में खड़े उसके दोस्त हिमांशु के ठीक पीछे गई। सौरभ को लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द कोई सांप लिपट कर रेंग रहा हो, क्योंकि हिमांशु के ठीक पीछे वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी जिसे देख सौरभ बेहोश हुआ था। अभी सौरभ जोर से चीखा, भाई भाई हिमांशु, वो रही, वो मार डालेगी मुझे, वो इसी औरत की वजह से मैं बेहोश हुआ था। अभी बेहोश हुआ था इसी औरत की वजह से मैं। सौरभ का ये हाल देखकर हिमांशु और बाकी दोनों दोस्त जैसे बिल्कुल सकते में आ गए। इधर उधर पलटकर चारों ओर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। सब वापस पलटे सौरभ की तरफ और हिमांशु ने कहा, भाई तू थक गया बहुत, आराम कर ले थोड़ा, सब ठीक है। हाँ, हम लोग हैं ना तेरे साथ में, चल आजा, आराम कर ले थोड़ा, बोट भी आ गई है, बस पीछे मत देखना और चलता जा हमारे साथ, आजा। सौरभ को बिठाकर बोट आगे बढ़ाई और उसके बाद सौरभ को ले जाकर डेक पर बैठाया। सौरभ भी अब कहीं जाकर थोड़े सुकून से बैठ पाया था। हिमांशु और बाकी दोनों दोस्त नीचे बैठ गए। सौरभ कुछ देर बैठे बैठे जब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा तो उसे पीछे से किसी के जूतों की आहट सुनाई दी। ऐसे जूते तो हिमांशु ही पहनता था। हिमांशु आया और सौरभ के कंधे और गर्दन पर मसाज करने लगा। सौरभ परेशान था ही, अब थोड़ा बेहतर लगने लगा उसे। हिमांशु का हाथ धीरे धीरे सौरभ के कंधे से होता हुआ सीधा उसकी गर्दन तक गया और एक झटके से जैसे बिल्ली तीतर दबोचती है वैसे ही सौरभ की गर्दन हिमांशु के शिकंजे में थी। सौरभ का दम घुट रहा था, पूरी तरह से उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। सांस की नली से हवा जा ही नहीं रही थी और तभी सौरभ अचानक जैसे नींद से जागा। उसने अपनी गर्दन पर हिमांशु के हाथ हटाने के लिए हाथ मारने शुरू किए, लेकिन सौरभ अपनी गर्दन से किसी के हाथ को हटाता भी तो कैसे, क्योंकि गर्दन तो ऐसे दबी हुई थी जैसे कोई गला घोट रहा हो, लेकिन हाथ की पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था। किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर सौरभ ने एक झटके से खुद को छुड़ाया और कुर्सी से नीचे गिरा। और जितनी देर में सौरभ ने पलट कर देखा तो उसे सिर्फ इतना ही दिखा कि कोई बोट की डेक से नीचे नदी में कूदा, पर कौन या फिर क्या ये नहीं पता। सौरभ तुरंत उठकर नीचे हिमांशु और बाकी दोस्तों के पास पहुंचा तो देखा तीनों आराम से सूखे कपड़ों में बैठे ताश खेल रहे थे। बोटमैन इंजन संभाले हुए था और सौरभ उन सबको देखकर आखिरकार चिल्ला पड़ा, तुम सब यहां पर बैठकर पत्ते खेलो। हाँ, मेरा खेल खत्म करने पर तुली है वो डायन। अभी यहां तक पीछा करके फिर से मुझे मारने की कोशिश की उसने। सौरभ की पूरी बात सुनकर जैसे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हिमांशु ने अपने पत्ते नीचे रखे और बड़ी ही सर्द सी दबी आवाज में कहा, जानते हैं हम, और ये भी जानते हैं कि वो तुझे जब तक मार नहीं डालेगी ना, चुप नहीं बैठेगी। सौरभ तो ये सुनते ही जैसे आधा मर चुका था। उसके अपने ही दोस्त उसे मरवाना चाह रहे थे,
सौरभ का चेहरा देखते हुए हिमांशु ने हंसते हुए कहा, अबे तू पागल है क्या? मजाक कर रहे थे भाई हम लोग। तू टेंशन मत ले, समझा? चल सो ले थोड़ा सा, इतनी पी है पिछले कुछ दिनों में, इसलिए ऐसा हो रहा है। चल चल आराम कर ले थोड़ा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौरभ का चेहरा हिमांशु की बात सुनकर गुस्से में तमतमा उठा। वो चिल्ला पड़ा उन सब पे, मजाक लग रहा है ना तुम सबको? मां कसम कह रहा हूं यार, वो औरत सचमुच मार डालेगी मुझे। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का जो मेरे पीछे मौत बनकर पड़ी है वो। हिमांशु ने पूरी बात सुनी, फिर कहा, ठीक है भाई, तू कहता है तो मान लेते हैं और देख भी लेते हैं। बैठ यहां टेबल के पास में बैठ। हिमांशु ने इतना कहा और अपने बैग से एक मोमबत्ती और फिर एक आईना निकाला। एक कागज पर यस और नो लिखा और एक सिक्का कागज के बीचों बीच रखा और मोमबत्ती को जलाकर आईने और अपने चेहरे के बीच ऐसे रखा जिससे आईने में मोमबत्ती की लौ और हिमांशु का चेहरा दोनों दिखाई दे। बाकी दोनों दोस्त डर के मारे एक कोने में बैठ गए। सौरभ को देखकर हिमांशु ने कहना शुरू किया, क्या कोई आत्मा आस पास है जो मेरी आवाज को सुन रही है? क्या कोई आत्मा है यहां जो इस लड़के को नुकसान पहुंचाना चाह रही है? जवाब दो, बताओ मुझे, क्या कोई आत्मा यहां है आसपास? अगर है तो कोई निशानी दो अपने होने की। हिमांशु का इतना ही कहना था कि बोट जैसे पूरी की पूरी किसी तिनके की तरह पानी पे लकड़ी के चरमराने की आवाजें करती हुई एकदम बीच से टूटने से बची हो और एक खिड़की का कांच तोड़ते हुए वही तोड़ मरोड़ के फेंका हुआ कैन अंदर आकर सीधा सौरभ के सामने गिरा। सौरभ तो अपनी जगह से उछल कर कूदा और कैन को देखते ही उसने कहा, भाई ये तो वही कैन है जो घाट पर मुझे सर पे पीछे से उसने मारा था। हिमांशु ने सौरभ को शांत रहने का इशारा किया और आगे कहा, मेरे दोस्त का पीछा छोड़ दो, चली जाओ यहां से। जवाब दो, जाओगी या नहीं? जवाब दो, मैं कहता हूं जवाब दो। सौरभ अपनी सांस भी हलक में रोक कर बैठा था। उन सब के सामने वो सिक्का जरा सा यस की ओर हिला और फिर एक झटके से नो पर जाकर टिक गया। सौरभ की आंखों में डर से आंसू भरे हुए थे। हिमांशु ने उसे ना घबराने का इशारा करते हुए दोबारा गरजती आवाज में कहा, मेरे दोस्त को छोड़ दो और चली जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। चली जाओ यहां से, जाओगी या नहीं? बोल, जाएगी या नहीं तू यहां से? उन सब की आंखों के सामने सिक्का एक बार फिर यस की ओर हिला जरूर, लेकिन यस को छूकर तुरंत वापस नो पर जाकर रुका। सौरभ की धड़कनी जैसे रुकी जाती अगले एक पल में जब हिमांशु ने फिर से गरज के कहा, छोड़ दे इसे और चली जा यहां से, चली जा यहां से, चली जा, जा। हिमांशु के चीखते के साथ ही एक जोरदार आवाज हुई। इतनी उथल पुथल मचा करके अब वो आत्मा कम से कम इस नाव से बहुत दूर जा चुकी थी। इतनी सारी आवाजें और ऐसा हाल अंदर का हो रखा था कि वो चारों दोस्त पूरी तरह से घबराए हुए थे कि पता नहीं अगले ही पल क्या हो जाए,
खिड़कियों के शीशे फूट चुके थे और बाहर की ठंड अब महसूस हो रही थी। एक हीटर कोने में रखा हुआ था जिसे चलाने की पूरी कोशिश की सबने, लेकिन वो नहीं चला। तो आखिरकार उन चारों में से एक ऊपर गया और बोटमैन को बुलाकर नीचे लाया। बोटमैन आया और पहले तो खिड़कियों के टूटे शीशे देखकर रुक गया, फिर मुस्कुराता हुआ अंदर आया और हीटर को ठीक करते करते उसने कहा, आप लोगों में से किसके पीछे आई है वो? बोटमैन की एक नजर में ही सारा हाल समझ जाने पर सब के सब उसको घूरने लगे। उसने सबको एक नजर घुमाकर देखा और दोबारा कहा, अरे माफी मांगो और खत्म करो, क्यों मरना चाहते हो? सौरभ ने हकलाते हुए कहा, आप कैसे जानते हैं इस बारे में? और किस बात की माफी मांगू? कहां ढूंढे हम उसको? हाँ? नावाले ने खिड़कियों के पर्दे गिराए और कहा, याद कीजिए, जरूर आपने बोट पर चढ़ने से पहले कुछ तो गलत किया है जिससे ये सब कुछ आपके साथ में हो रहा है। नाववाले के ये कहते ही तुरंत सौरभ के दिमाग में उसी की कुछ देर पहले कही हुई बात गूंजी। सफलता का मंत्र है कड़ी मेहनत। क्या लड़कियों की तरफ पीछे से वार कर रहा है? नहीं, आपकी कड़ी मेहनत भी तब रंग जाएगी जब आपके डैड, मॉम, टीचर, कॉलीग, बॉस ठीक और उसके बाद ही सौरभ को आपकी दिखाई बात देनी को शुरू हुई थी समझें और उसी के बाद आपके से काम को वो सराहें। हाथ धोकर मतलब जान सामने लेने वाले पर को तुली हुई इन्फ्लुएंस थी। करना ही आपको नाववाले आपकी ने मंजिल दिला ऐसे सकती है कहा, और ये और आपने इन्फ्लुएंस उसकी करने की कला सिखाती है हमारी सीरीज हाउ टू नीचा इन्फ्लुएंस। दिखाया, इसलिए वो नाराज है। वापस आपको वहीं लेकर चलता हूं, माफी मांग लीजिए, कुछ नहीं कहेगी वो। नाववाले की इतनी बातें सुन के उन सबके चेहरे पर एक सवालिया निशान बना हुआ था। नाववाले ने आगे बताया, एक नाव वाला रहता था वहीं, वेंकट, निहायत ही अय्याश, शराबी और सारे पैसे जुए में उड़ा देने वाला। उसी की बीवी थी वो, रेवती, बिल्कुल छोई मुई सी, डरपोक, बेवकूफ। रोज रोज वेंकट उसे शराब के नशे में मारता, पीटता, जो दिल चाहे करता। किसी जानवर से भी बुरा हाल बना रखा था उस बेचारी का। एक रात जब वेंकट शराब के नशे में धुत अपना सब कुछ हार चुका था जुए में, तो उसने रेवती को ही दांव पर लगा दिया। उस रात नदी किनारे वेंकट तो नशे में धुत बेहोश पड़ा था और 12 लोगों ने रेवती को कहीं का नहीं छोड़ा। हाथापाई और मारपीट के बाद इतने जख्म थे कि रेवती सवेरे वेंकट को मरी हुई मिली। अगले 13 दिन में वेंकट और उसके 12 के 12 दोस्त एक के बाद एक मारे गए। रेवती जीते जी तो कभी दिल की भड़ास, गुस्सा या सीधी सी बात तक कह नहीं पाई, लेकिन मरने के बाद कोई बेइज्जती कर दे तो उसे मौत के घाट उतार के ही दम लेती है। चुपचाप चारों बैठे रहे बोट पे और बोट वाला उन्हें वापस वहीं तक ले गया जहां उतरकर सौरभ उसी जगह तक अकेले गया और घुटनों के बल बैठकर बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जरा सा भी पता होता कि आप यहीं हैं तो मैं कभी आपसे बदतमीजी नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सौरभ ने इतना ही कहा कि तभी एक कैन लुढ़कता हुआ उसके कदमों के पास आकर रुक गया। सौरभ ने डरते हुए उसे उठाया और धीरे से किनारे सरका दिया।
और बिना पीछे पलटे वहां से चला आया। चारों ने बोट वाले को शुक्रिया कह के पूछा कि वो इतना सब कुछ कैसे जानता था। तो उसने हंसकर कहा, मेरी बोट इधर की है ना, ये खिड़कियों के शीशे पहली बार थोड़े ही फूटे हैं। इतना कहकर बोट वाले ने बिना उन्हें बोट में चढ़ाए बोट घुमाई और बोट बढ़ चली नदी में आ गई। हिमांशु वहीं से चिल्लाया, अरे भाई नाव वाले, तुम्हारा नाम क्या है? वो नाव वाला पलटा और वहीं से उसके होंठ हिले, लेकिन सुनाई सबको साफ साफ यहां नदी के किनारे पर अपने कानों के पास दिया, वेंकट। कहते हैं कि बैकवाटर्स में बोट राइड पर जाते वक्त आज भी कई लोगों को एक बोट दिखती है जो अचानक जाते जाते एक बोट के पास गायब हो जाती है, जिस पर लिखा रहता है, कृपया यहां शोर न करें। उस घाट के पास शोर शराबा या किसी भी तरह से कोई भी बदतमीज है, इसका ख्याल वहां के सारे लोग रखते हैं, जिन्हें रेवती की कहानी या उसके गुस्से का पता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता है, उन्हें सिर्फ उस बोर्ड पर लिखी हुई बात ही नहीं, बल्कि बाकियों की कही बात भी माननी चाहिए, क्योंकि आत्माएं तो कहीं भी कभी भी आ जा सकती है।